हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी कुछ कोर प्रिंसिपल्स को लेके और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके और फ्रेमवर्क्स को लेके। लास्ट लेक्चर में हमने 6 बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता था बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान बिजनेस इस पर्पज से या इस ऑब्जेक्टिव से नहीं चलाएगा कि उसका बिजनेस एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल चले। वो यही उम्मीद करेगा उसका बिजनेस एक इंफिनिटी और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहे। फिर तीसरा हमने प्रिंसिपल पढ़ा था दैट इज पीरियोडिसिटी, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो ये कहता था अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है 1 को एंड एंड होता है 31 को। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल नंबर 4 दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो ये कहता है बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी लैंग्वेज को समझता है, नॉन मॉनेटरी लैंग्वेज का उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो एवरीथिंग विच कैन बी काउंटेड और टर्म्स इन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी वर्थ, उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने बात की थी अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन हैपन, ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपने पैसा मिला है या नहीं मिला है, दिया है या नहीं दिया है, ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल नंबर 6, जहां तक आते आते हम पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए हम इस प्रिंसिपल को एक बार वापस समझेंगे। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नहीं थके थे, अच्छी बात है, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ नहीं थके तो और भी अच्छी चीज है ये तो एक छोटा सा रिवीजन ले देते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव अ टू एस्पेक्ट, वन विल बी डेबिटेड, अनदर वन विल बी क्रेडिटेड। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं ये पेन खरीदने जाऊंगा, इस पेन की जितनी भी प्राइस में पे कर रहा हूं, जो अमाउंट मेरी पॉकेट से जा रहा है दैट इज आउटफ्लो, पर मेरे पास आ क्या रहा है, पेन, दैट इज इनफ्लो। तो इसका एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, पेन का आना और कैश का जाना। तो हर ट्रांजेक्शन्स के ड्यूल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक ट्रांजेक्शन को इफेक्ट करेगा तो दूसरे ट्रांजेक्शन को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। और इसकी इक्वेशन हमने बात की थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आज का कोर मेन प्रिंसिपल दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पर्टिकुलर ईयर, जैसे हम एक फाइनेंशियल ईयर के इनकम और एक फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंस को अलग अलग कर दें, तब हम उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट पर आ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा चल रहा है बताएं। जैसा हमने आपको कल क्लास में बताया उसके हिसाब से बता दे, हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 26, राइट। अब 2026 526 मींस ये फाइनेंशियल ईयर शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2025, और ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होने वाला है, 31 मार्च 2026 को। अब इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू जो किया वो 10 लाख का किया, और इस पूरे पीरियड के अंदर मैंने टोटल एक्सपेंसेस जो किए इसी पीरियड के अंदर, है ना, इस पीरियड के अंदर मैंने एक्सपेंस किए कितने, 8 लाख के। तो मैंने इस पीरियड के अंदर प्रॉफिट कितना अर्न किया, 2 लाख। तो इसका मतलब ये इस पीरियड की जो मैं बात बार बार बोल रहा हूं, ये इस पीरियड के एक्सपेंस, इस पीरियड की इनकम, इस पीरियड का प्रॉफिट, ये कौन अलाउ करेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेगा, जो ये बोलता है कि आपके ट्रांजैक्शंस मैच होने चाहिए पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लेके। थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। This concept state that the revenue and expenses must be recorded at the same time at which they are incurred. जब जब एक्सपेंस हुए, जब जब इनकम हुई है, उसको उसी मोमेंट पे रिकॉर्ड किया जाए। इन जनरल द रेवेन्यू अर्न शुड बी विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बोला ना अभी मैंने एग्जांपल के साथ, वही बात बोल रही है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सेवरल एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई एक्सपेंस आपने पहले पे कर रखे हैं, कोई एक्सपेंस अभी तक पे होने बाकी हैं, उन सब के एडजस्टमेंट्स अगर करने की जरूरत है तो वो भी हमको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और हमको उस पर्टिकुलर पीरियड का ही एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम को काउंट करना है।
क्योंकि प्रीपेड इज नॉट बिलोंगिंग विद दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर कोई भी प्रीपेड चीज है तो वो उस साल से बिलोंग नहीं करती है बॉस, वो अगले साल से बिलोंग करती है। और वैसे ही आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो अगर आउटस्टैंडिंग इस साल का है तो इस साल से पीरियड बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्सपेंस विच इज डन बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। और आपने उसका पेमेंट अगले साल किया तो वो बॉस अगले साल का एक्सपेंस नहीं है, वो इस साल का ही एक्सपेंस है, इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। फिर बात करते हैं हम लोग, द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी मेजर्ड ओनली व्हेन द इनकम एंड कंपेयर विद द रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड। ये रहा आपके सामने इस बात का प्रूफ कि इस साल की ही इनकम, इस साल के ही एक्सपेंस जब हम लिख पाएंगे तभी हम इस साल की प्रॉफिट और लॉस की पोजीशंस को अपने सामने ला पाएंगे। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है बॉस? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है। देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो ये कहता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा बताओ? The concept state that the revenue of any business transaction should be included in the accounting period only when it is realized. The term realization का दूसरा नाम होता है revenue recognition principle, ठीक है। realization concept ये कहता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ सेल का ऑर्डर दिया है तो वो सेल नहीं है, ठीक है, और मैंने शॉप पे गया, प्रोडक्ट उठाए, बोला पेमेंट बाद में कर दूंगा, वहां दोनों पार्टी ने अपनी अपनी कमिटमेंट दे दी। एक ने बोला मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, मतलब वो डेटर बन चुका है, और एक स्टॉक लेके जा चुका है, दैट इज सेल हो चुकी है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है जब दोनों पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर चुकी होगी तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। द टर्म रियलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी। सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट ब्रो, ठीक है। द अकाउंटिंग रेवेन्यू इज सेड टू बी हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन द कैश हैज बीन रिसीव्ड और राइट टू रिसीव कैश ऑन द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और बोथ हैव बीन क्रिएटेड। मतलब सिंपल शब्दों में दोनों पार्टी ने अपने अपने तरीके से और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लिया है। पेमेंट का आना जाना शायद थोड़ा लेट और थोड़ा जल्दी हो सकता है, बट एडवांसेस को हम सेल या रेवेन्यू नहीं मान सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सीधी सी गणित है। सेल हम बात कर रहे हैं बार बार प्रॉफिट की, हम बात कर रहे हैं बार बार लॉस की। प्रॉफिट और लॉस इज सेकेंडरी। मैं अगर बोलूं इसको पेन को सेल करना है तो आप कितने में सेल करोगे? 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, सब अपनी अपनी रेट बोल रहे हैं। बट मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप ये पूछोगे सर ये पेन आपने खरीदा कितने में? क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप सबसे पहला यही सोचोगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल यही बात कर रहा है, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट that all the accounting are recorded in the books of account at their purchase price, which include cost of acquisition, transportation, installation, and not at its market price। मतलब सीधी सी गणित है, मार्केट प्राइस पे बाद में आएंगे, पहले पूरे एक्सपेंसेस क्या लगे हैं मैन्युफैक्चर्ड होने तक के वो सारे काउंट होते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि सारे कॉस्ट को कंसिडर करो पहले। इट मीन दैट द फिक्स एक्सपेंसेस लाइक बिल्डिंग, इन सब पे हम लोग क्या काउंट करेंगे? डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। और फॉर एग्जांपल इफ अ मशीन वाज परचेज फॉर द XYZ फॉर 5 लाख and for manufacturing shoes an amount of 1000 was spent for the transporting the machine to the factory side, in addition 2000 was spent on its installation। मतलब मशीन को ला के रख के मैन्युफैक्चरिंग करना था, तो मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन तक का लाने का जो भी एक्सपेंस होगा वो सब मशीन की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। ये कौन परमिट करता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल परमिट करता है। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़े थे भाई? ये जो सारे पढ़े थे ये किसके अंदर आ रहे थे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट्स में हमने कितने प्रिंसिपल्स पढ़े? टोटल 8 प्रिंसिपल्स, नहीं 9 प्रिंसिपल्स पढ़े। अब कन्वेंशंस क्या होते हैं पहले वो समझेंगे, फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। The accounting conventions are customs and tradition associated with the practice applications of accounting principle। प्रथा, नियम, कायदे, कानून। रोज सुबह जल्दी उठना है, अपने घर वाले बोलते हैं कि जल्दी उठो, सूर्य उदय से पहले उठो, एनर्जी रहेगी। और हम आलसी लथार्जी की जनरेशन, उठते ही नहीं टाइम पे। तो अभी कोई कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ ट्रेंड्स है जो हर फैमिली अपने हिसाब से फॉलो करती है, करेक्ट ना?
वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि हर बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगा और उन्हीं को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहेंगे. These are widely accepted and are common practices which are used as a guidelines when the transactions are recorded. ये कॉमन है, ऐसा नहीं अपनी मनमर्जी के बनाए हुए नियम है. ठीक है, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं जो हर बिजनेसमैन फॉलो करता है. These conventions are also known as doctrine, मतलब नियम, मतलब कायदे, मतलब कानून. ठीक है, the different accounting conventions include the convention of conservatism, मतलब prudence principle. याद आ रहा है prudence, concept of conservatism का दूसरा नाम होता है prudence principle. प्रूडेंस प्रिंसिपल जो आप लोगों ने क्लास 11th में खूब पढ़ा था, जिसका मतलब होता है डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉस. मतलब कि मुंगेरी मत बनिए. ठीक है, मुंगेरी लाल की स्टोरी सबने सुनी होगी, जो ये इमेजिनेशन में बहुत प्रॉफिट और बहुत बिजनेस सोचता था. ठीक है, बट रियलिटी जैसे उसकी नींद खुलती है उसको पता चलता है रियलिटी कुछ और है, और इमेजिनेशन और सपना और ड्रीम कुछ और था. तो ये कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट. मैं इतना कमा लूंगा, आज 1, कल 2, फिर 10, फिर 15. इमेजिनेशन में कमाना, वो बोलता है कि बिजनेस, सॉरी बॉस, वो प्रिंसिपल्स मना कर रहे हैं कि आप इमेजिनेशन के प्रॉफिट को बुक्स में नहीं उतारोगे. ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि भाई साहब अभी तो इतना कमाया है, देखो जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है इतना कमा लूंगा, इतना अर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये लूंगा, फिर वो लूंगा, फिर ये सेगमेंट लेंगे. तो वो इमेजिनेशंस वाली अर्निंग है. ये कहता है भाई साहब अच्छा है आप कमाओ, तो तब आप जब आप कमाओ तब आप बुक्स में लिखना, बट फिलहाल के लिए उसकी कोई रिकॉर्डिंग हम बुक्स में करने वाले नहीं है. बट अगर कोई ऐसा लॉस जो तुमको दिख रहा है कि तुमको देखना करना पड़ेगा, तुमको झेलना पड़ेगा, तुमको बियर करना पड़ेगा, बोलते हैं ये प्रिंसिपल बोलता है बॉस उस लॉस की रिकॉर्डिंग तो आज ही कर दो अगर आपको वो दिख रहा है तो. क्योंकि ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉस, और उसको अपनी बुक्स में जगह दो, उसको अभी से ही प्रॉफिट में से काट दो ताकि एकदम से लॉस आए तो तुमको झटका झेलना ना पड़े या कोई तरह का लॉस एकदम शॉक ना लगे. It provides guidelines for recording the transaction in the books of account. It is based on the policy of playing safe in regard to the showing profit. बोल रहा है कि झूठा प्रॉफिट दिखाओ, इससे अच्छा तो क्या बोल रहा है, सेफ अपनी पोजीशन दिखा दो. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंजर्विज्म इज टू शो मिनिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड. प्रॉफिट ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए. Where the profit shown more than actual, it may leads to the distribution of dividend out of capital. This is not a fair policy and it leads to the reduction in the capital of entrepreneur. ठीक है, और enterprise. चलो थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मेरे इस साल के बिजनेस और एक्सपेंसेस और लॉसेस को देखने के बाद मेरा प्रॉफिट पोजीशन आ रहा है 10 लाख का. ठीक है, बट इसके पीछे की पिक्चर देखना, ये प्रॉफिट है जो मैंने आपको शो कर रखा है. पर इस बिजनेस ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो इसने बताया था कि सेल जो उसने की थी, क्रेडिट सेल की थी किसी एक्स नाम के पर्सन को, और वो सेल की थी 50 लाख की. अब इस एक्स की पोजीशन मार्केट में जो है ना वो बहुत गंदी चल रही है, ये लोगों का पैसा डुबा रहा है. ठीक है, और हमको ऐसा डाउट हो रहा है कि भाई ये 50 लाख जो हम एक्स से मांग रहे हैं इसका शायद 10% डूब सकता है, जो कितना होता है 5 लाख. पर हमने एक्स को पूछा, एक्स मना कर रहे हैं कि अरे आपका पेमेंट मिल जाएगा सेठ जी, कहीं नहीं जाएगा, निश्चिंत रहो, आज नहीं कल दे दूंगा, और रोज गोली मिल रही है. पर मार्केट में उसकी पोजीशन दिन ब दिन गिरती हुई हमको दिख रही है. इस सिचुएशन में वो बैड डेट्स तो नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्टेंस दे नहीं रहे. ठीक है, पर हम उसको सॉल्वेंट या 100% गुड डेटर भी नहीं मान सकते. डाउट तो दिमाग में आ चुका है ना, तो उस डाउट के लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन. क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन, और उसको हम नाम क्या देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो यस, यू गॉट द राइट आंसर. जितने भी प्रोविजंस बन रहे हैं वो इस प्रिंसिपल के कारण बन रहे हैं, क्योंकि सारे प्रोविजंस ही लाइबिलिटी है और वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, डाउट है. जिस इवेंट के होने का कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, फ्यूचर में जो उसका कंफर्मेशन मिलेगा उसे प्रोविजन बोलते हैं. पर डाउट पास्ट की एक्टिविटी के कारण आ चुका है,
तो इसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण प्रोविजन बनाते हैं। तो जो भी प्रोविजंस बन रहे हैं, जितने भी प्रोविजंस बन रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो सारे प्रोविजन की परमिशन कौन दे रहा है? प्रूडेंस प्रिंसिपल दे रहा है। तो आई होप प्रूडेंस प्रिंसिपल यानी कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्विज्म आपको अच्छे से समझ में आया है। ये दूसरा नाम है। पहला नाम क्या है? प्रूडेंस, जिसे हम बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्विज्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है भाई, आप एक बात समझो, फॉर एग्जांपल आप ये बिजनेस की रोज रोज लोकेशन बदलते रहो या रोज रोज प्रोडक्ट बदलते रहो, तो लोग आपको मार्केट में जानेंगे कि आपका बिजनेस किस चीज का है? नहीं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। बट अगर वही आपका बिजनेस सालों से चला आया है, ठीक है, और आपके नाम का फिर वो सिक्का चलने लग जाएगा कि जे फॉर एग्जांपल कि भाई चतुर्भुज के गुलाब जामुन कहाँ मिलेंगे? सिटी में जाओ, वहीं मिलेंगे आपको। वो एड्रेस पूरा फिक्स कर रखा है, चतुर्भुज की शॉप पे ही जाके आपको मिलेंगे। इसका मतलब उन्होंने कंटिन्यूस एक प्रोडक्ट एक लोकेशन पे कंटिन्यूस सर्व किया। लोकेशन में भी डिफरेंट, बट जनरली बोलते हैं कंसिस्टेंट जितना रहोगे हर चीज में, उतना अच्छा आपका इंपैक्ट जाएगा। तो वंस रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स आपने अडॉप्ट कर लिए, उनको बार बार बिजनेस में बदलाव या चेंज करने की जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस नए रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल आपको लग रहा है बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट देंगे एग्जिस्टिंग से, तो आप विद रीजन उसको अपडेट कर सकते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। द convention of consistency means that same accounting principle should be used for preparing financial statement year after year, मतलब बार बार मत बदलो। ठीक है, the meaningful conclusion can be drawn from a financial statement of same enterprise when there is a comparison between them over a period of time। अगर मैं बार बार प्रिंसिपल बदलूंगा तो क्या मैं मेरी परफॉर्मेंस को ही पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाऊंगा? क्या नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक साल आर्ट्स किया, एक साल साइंस किया, एक साल कॉमर्स किया, तो आपके 11th की आर्ट्स की परफॉर्मेंस को 12th की साइंस की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाओगे या कॉमर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाओगे? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अलग थे, अब सब्जेक्ट अलग है, लेवल अलग था, अब लेवल अलग है, नो कंपेरिजन पॉसिबल। इसीलिए बोलते हैं कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। The different accounting procedure and practices are used for preparing financial statement of different year, then the result will not be comparable। क्योंकि अगर आप वही बात बोल रहा है, बार बार अगर आप प्रिंसिपल बदलोगे तो वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। मैटरलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट बातें जो व्यापार के साथ या बिजनेस के साथ इस साल हुई है, जो बिजनेस के डिसीजंस को बदल सकती है, जो बिजनेस के इन्वेस्टर के डिसीजन को बदल सकती है, उसे मैटरलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। द कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी स्टेट दैट to make the financial statement meaningful, only a material fact that is important and relevant information should be supplied to the user of accounting information। The question that arise here is what is material fact? मतलब आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट बातें बता दो, पर बताओ तो सर इंपॉर्टेंट बातें कौन सी बताएं? The materiality of the fact depends upon the nature and the amount involved। The materiality fact means the information of which will influence the decision of its user। ऐसी बातें जो डिसीजन यूजर के बदल दे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी आती है उससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने लास्ट ईयर भी बिजनेस किया, करंट ईयर भी बिजनेस किया। लास्ट ईयर उनका बिजनेस का प्रॉफिट था 12 लाख, पर करंट ईयर उनके बिजनेस का प्रॉफिट था 10 लाख। ठीक है, अब देख के प्राइमा फेसिया क्या लग रहा है कि भाई बिजनेस तो मामला गड़बड़ नहीं गया बॉस। ठीक है, बिजनेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी गिरा। पर मैं इसको एक स्टार बना के इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं जहां तुम मुझे बताओगे, इन करंट ईयर बिजनेस वाज ऑपरेटेड फॉर 8 months ओनली, 4 month क्लोज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू स्ट्राइक। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई करंट ईयर में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, और वो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि बिजनेस 8 महीने ही हम चला पाए थे,
4 महीने तक बिजनेस बंद था, प्रोडक्शन बंद था, क्योंकि लेबर की स्ट्राइक थी, लेबर प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। क्या मजा आया? मतलब ये प्रॉफिट अर्न किया था हमने 12 महीने का, जबकि ये प्रॉफिट हमने अर्न कितने महीने में किया? 8 मंथ में। अब जैसे प्राइमा फेस इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इन्वेस्टर भाग जाएंगे कि 12 लाख कमाने वाली कल तक आज 10 लाख ही कमा रही है, ऐसी कंपनी में नहीं रहना है, रिटर्न गिरा रही है, मेरे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सारे इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर भाग जाएंगे। पर जैसे मैंने ये नोट डाल दिया, इन्वेस्टर रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? भाई जी 12 लाख कमाए थे 12 महीने में, महीने का 1 लाख, बट यहाँ तो 10 लाख कमा रहे 8 महीने में। मतलब अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बड़ी है। ठीक है, अगर बिजनेस पूरे 12 महीने ऑपरेट हुआ होता तो ये बहुत अच्छा कमा लेता। दैट इज 10 लाख डिवाइड बाय 8 इंटू 12, जो कि मोर देन 12 लाख होता। अब इन्वेस्टर्स रुक जाएंगे क्योंकि उनको पोटेंशियल दिख रहा है, उनको एक सिचुएशन दिख रही है जिसके कारण बिजनेस के अंदर क्या हुआ था, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ। इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं मैटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जिसको डिलीवर्ड करना जरूरी है, क्योंकि इसको डिलीवर करते ही इन्वेस्टर का डिसीजन क्या हो गया, फ्लिप मार गया। क्या बात समझ आई? ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल हो गया? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल हो गया। अब मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के बाद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो भी बात हुई है, जैसी भी फैक्ट्स हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस में हुआ है, कुछ मत छुपाओ, साफ सुथरे शब्दों में सब कुछ बताओ। मैटेरियल बोलता था इंपॉर्टेंट बात बताओ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रोसीजर जो भी आपने फॉलो किए, सारी बातें क्लियर करो कि हमने इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है और हमारे रिजल्ट्स इन प्रिंसिपल के बेसिस पे कंसिडर्ड हुए हैं। लेट्स dictate it to make it more clear. Convention of full disclosure required that all material and relevant facts concerning financial statements should be fully disclosed. The full disclosure means there should be full, fair, adequate disclosure of accounting information. Adequate means sufficient set of information to be disclosed. देखो connectivity समझना। Convention of full disclosure required that all material and relevant fact concerning financial statement should be fully disclosed. पहले बात ने क्या बोली कि फाइनेंशियल फैक्ट्स को फुली डिस्क्लोज करो। अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या बोल रहे हैं? फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो और एडिक्वेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो। अब ये एडिक्वेट का मतलब क्या हो गया? सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और फेयर इंडिकेट्स का मतलब क्या हो गया? इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ यूजर और फुल रेफरेंस टू द कंप्लीट एंड डिटेल प्रेजेंटेशन। एंड थस कन्वेंशन का क्या कहना चाहता है? सारा सेगमेंट ये क्लैरिफाई कर रहा है। नहीं समझ आया? समझाते हैं। ठीक है, एक रूल होता है अकाउंटिंग के अंदर कि डेप्रिसिएशन, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। अब एक ए फर्म है और एक बी फर्म है, इसके पास में भी फर्नीचर है, इनके पास में भी फर्नीचर है। इन्होंने फर्नीचर 10 लाख का ले रखा है और इन्होंने भी फर्नीचर 10 लाख का ले रखा है। इन्होंने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन रेट 15% लगा 10% लगा रखी है, इन्होंने फर्नीचर पे रेट डेप्रिसिएशन 10% लगा रखी है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। ए एक बिजनेस है और बी भी एक बिजनेस है, दोनों सेम लाइन के बिजनेस है, दोनों सेम प्रोडक्ट में डील करने वाले बिजनेस है। दोनों के पास फर्नीचर है, दोनों के पास फर्नीचर 10-10 लाख का है, दोनों ही अपने फर्नीचर को सेम डेट पे खरीदते हैं और दोनों पे ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 10% है। एक बिजनेस सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा रहा है 1 लाख, जबकि दूसरा लगा रहा है कितना? 90,000। अब इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। ऐसा क्यों सर? है सर, गलत इंफॉर्मेशन है, जानकारी गलत है, बी अपनी मनमानी कैसे कर सकता है? बी को भी 1 लाख लगाना चाहिए। बताओ यहाँ ट्विस्ट क्या आया? अगर थोड़े बहुत बेसिक्स पीछे के याद आ रहे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, याद आ रहा होगा कुछ? जस्ट रिकॉल रिकॉल रिकॉल। आया आया, जवाब आया। मतलब कि ये 1 लाख जो है सर, ये हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया, जिसका ये कहना है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स हमेशा सेम रहेगी
और उसके कारण हमारा 10 लाख का एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन, हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो दूसरा वाला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिमिनिशिंग मेथड से लगाया गया है। डिमिनिशिंग मेथड क्या बोलता है, जब डेप्रिसिएशन के कारण एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी गिरेगा। जैसे कि आपने इस एसेट्स पे पिछली बार 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया था और अब ये एसेट्स 9 लाख की है, तो 9 लाख का 10% कितना होता है, 90,000। ये कौन परमिट करता है, WDV मेथड। बट एक बात बताओ, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दूं, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दूं, ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या इस इंफॉर्मेशन को नहीं देने से एज अ जनरल इन्वेस्टर तुम इस बात को समझ पाओगे क्या कि कौन सा बिजनेस कौन से मेथड को अप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है? नहीं ना। ये हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है, जो कहता है भाई जी सारे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस जो भी तुम फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस में, सब बातें साफ साफ शब्दों में बता दो कि हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। देखो जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो सबको फॉलो करने हैं, पर कोई स्पेसिफिक केस आपके पास में और आपने स्पेसिफिक सिचुएशन अप्लाई किया है तो उन सब बातों को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भी हमने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, तो अगर एक बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेगा तो उसका प्रॉफिट 10,000 से कम बोलेगा, जबकि दूसरे का बिजनेस 10,000 से ज्यादा दिखेगा। प्रॉफिट क्यों दिखेगा ज्यादा 10,000 से, क्योंकि ये खर्चे कम दिखा रहा है और ये एक्सपेंस क्या दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। जो एक्सपेंस ज्यादा दिखाएगा उसका प्रॉफिट गिरेगा, जो एक्सपेंस कम दिखाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब प्रॉफिट में वेरिएशन आ रहा है, बिजनेस सेम, लाइन सेम, एसेट सेम, वो कारण क्या है, आपके प्रिंसिपल्स, आपके रूल्स, आपके रेगुलेशन। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है भले आप अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करो, कोई मना नहीं है, पर उसका फुल डिस्क्लोजर करो ताकि कंपैरिजन करने वाला इंसान आराम से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के कंपेयर करे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई कंपैरिजन नहीं करे। और सबसे बड़ा बिजनेसमैन को जो नुकसान होता है वो किसका नुकसान होता है, इन्वेस्टर का नुकसान होता है, और वो इन्वेस्टर का नुकसान कोई देखना पसंद नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आई सबको? तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है। तो ये थे हमारे आज कन्वेंशंस जो हमने 4 डिस्कस किए, और उन चारों कन्वेंशंस को हम एक बार वापस लेते हैं फटाफट। पहला कन्वेंशन क्या बोलता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, जिसका मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल, जो ये कहता है एकदम सिंपल शब्दों में, डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉस। जिसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहो, पर प्रॉफिट के लिए आपको दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंसिस्टेंसी नियम, जैसे आप लोगों ने CMA कोर्स ऑप्ट कर लिया है, कंसिस्टेंट रहने का, मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का। बार बार कोर्स फ्लिप मारोगे तो आप लोगों का डेडिकेशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है वंस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन सेट, जो भी आपने डिसाइड कर लिया है अब करके रहने का। बात समझ में आई? दूसरा प्रिंसिपल बोलता है मेटरलिटी प्रिंसिपल। मेटरलिटी प्रिंसिपल ये कहता है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बिजनेस के इन्वेस्टर्स को डिस्टर्ब कर दे, बिजनेस के डिसीजंस बदलने पे फोर्स कर दे, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमको डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स और जो भी इंपॉर्टेंट लोग उससे कंसर्न रखते हैं उन तक प्रॉपर जानकारी जा सके। फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो तो है ही, पर जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल पॉलिसीज जिनको अप्लाई करके आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है, उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज को भी आप एक जगह बता दो ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। इसी के साथ हमारा रेसिपी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सीखने का पार्ट, रेसिपी अब बनाएंगे। तो ये थे हमारे तीसरा नहीं चौथा लेक्चर, जो ये बताता है 4th लेक्चर्स जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बनाने वाले मसालेदार खाना, मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सीरीज, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन लेने वाले हैं। आई नो थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैंने दी बेस्ट दी है। समझना जरूरी था रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कॉन्सेप्ट्स का, जो अपन ने
इन 4 लेक्चर्स में डिलीवर्ड किया है और आपको बताया है। आई होप आपको चारों लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया। स्टिल आप लोगों को डाउट्स हो बिंदास पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।